सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने इससे पहले का टॉपिक कर लिया है डिमेरिट्स ऑफ डिबेंचर्स। आज हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। देखिए, कई तरह के डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है। हमारी कंट्री के अंदर कई तरह के डिबेंचर्स हैं। देखिए, एक होता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं, नाम से आपको क्लियर होगा। मैं बार बार कल की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि डिबेंचर्स जो है मॉर्टगेज कराया जाता है, मतलब एसेट गिरवी रखे जाते हैं डिबेंचर्स के ऊपर। तो सिक्योर्ड या मॉर्टगेज डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जो किसी एसेट को गिरवी रख के लिए जाते हैं। जैसे सपोज करो किसी कंपनी को एसेट लेनी है, मतलब बहुत सारा पैसा रेज करना है, तो वो क्या करेगी, एसेट गिरवी रख देती है। सपोज करो 5 करोड़ उसको रेज करना है, तो 5 करोड़ रेज करने के लिए वो 5 करोड़ की बिल्डिंग या फिर कोई भी लैंड या फिर कोई भी फर्नीचर उसके बिजनेस क्या होगा वो गिरवी रखती है, तब जाके डिबेंचर होल्डर से पैसे रेज करती है। तो उसको हम बोलते हैं सिक्योर्ड और मॉर्टगेज डिबेंचर्स। क्लियर है? यस इसी तरह से सर। इसका एक ठीक उल्टा होता है, सिंपल और नेकेड और अनसिक्योर डिबेंचर। अलग अलग नाम से लोग इसको बुलाते हैं, ठीक है। मोस्टली इसको सिंपल डिबेंचर्स बुलाते हैं या अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स बोलते हैं लोग। ये जो डिबेंचर्स होते हैं ना, इशूड विदाउट एनी चार्ज। आप समझ गए होंगे, इसके बदले ना एसेट को गिरवी नहीं रखना पड़ता, ठीक है। जनरली आप देखेंगे इंडिया के अंदर इस तरह के डिबेंचर्स इशू नहीं किए जाते। इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस लगाई है, बट फिर भी इस तरह का डिबेंचर मार्केट में होता है। वैसे अब देखो, जो सिक्योर डिबेंचर्स हैं जो हमने पहले पढ़ा, सिक्योर डिबेंचर्स जनरली 10 साल से ज्यादा के लिए नहीं किए जाते, लेकिन कुछ कंपनियां, स्पेशल कंपनियां होती हैं जिनको अलाउ किया जा सकता है, ठीक है। तो सिक्योर डिबेंचर 10 साल से ज्यादा के लिए हो सकते हैं, एक्सेप्शंस है, ठीक है, बट रेयरली नहीं। मतलब अगर आप देखो नॉर्मली नॉर्मल बिजनेस रूटीन में नहीं होता है ऐसा। और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रखा जाता। इंडिया के अंदर बहुत कम आपको ऐसा मिलेगा नहीं कि कंपनियां अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स यूज करती हैं। पॉइंट क्लियर है? दो तरह के डिबेंचर समझ में आ गए सबको? सर हाँ सर एक क्वेश्चन है। बोलो। सर जैसे अभी आपने बोला तो डिबेंचर होता है और एक सिंपल। हाँ, जब किसी को डिबेंचर मिल रहा है तो कोई भी नेकेड क्यों बनना चाहेगा? मतलब सर वो तो एसेट को चाहेगा ना कि मेरे पास गिरवी हो। बिल्कुल चाहेगा बेटा। और ना सही बताऊं आपको, तो जब कंपनी इशू करती है ना, तो यही वाला डिबेंचर इशू करती है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सिक्योर्ड या मॉर्टगेज डिबेंचर को ही इशू करती है। लेकिन हम क्योंकि पढ़ रहे हैं कि कितने तरह के डिबेंचर हो सकते हैं, तो हमें तो सब पढ़ना है। लेकिन इंडिया के अंदर देखो क्या होता है ना, हम लॉ पढ़ रहे हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं, बहुत सारे एक्ट हैं। आप देखो कंपनीज एक्ट में इतने सारे लॉ हैं, तो डिबेंचर के ऊपर भी लॉ है। इंडियन गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि लोग अनसिक्योर फील करें, तो इंडियन गवर्नमेंट खुद चाहती है कि कंपनी जो डिबेंचर्स लेती हैं वो मॉर्टगेज करें, जिससे कि एक मार्केट में ना अच्छा मैसेज जाए, जो डिबेंचर होल्डर है उसकी पकड़ अच्छी है। नहीं तो डिबेंचर होल्डर को, अगर आप उसको एसेट गिरवी रखते हैं तो वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा। कल को मान लो कोई कंपनी डूब जाती है और उसने डिबेंचर रेज कर रखा है, और अगर वो गिरवी नहीं रखेगी एसेट, तो कंपनी मना कर देगी, बोलेगी नहीं हमारे पास है ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो इससे गवर्नमेंट की बदनामी होती है और नाराज होती है जनरल पब्लिक। तो इसीलिए एक अच्छा माहौल बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं। जब आप 12th में करोगी ना, तो ये सारे रूल्स आप पढ़ोगी। जैसे मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, आपने पूछा है तो। जैसे देखो, एक होता है DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और एक होता है DRI, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि आप जो भी कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी डिबेंचर्स के थ्रू, मतलब अगर किसी कंपनी ने रेज किया पैसा डिबेंचर के थ्रू, तो जो भी उसने कमाया है प्रॉफिट, उसका 25% और 15% इस तरह से उसको प्रॉफिट में से निकाल के और रिजर्व में रखना पड़ता है। और ये कंपलसरी है, उसको हर 31 मार्च तक उसको हर हालत में ये पैसा रखना पड़ता है, कि कल को हर साल रखती रहेगी, तो वो 10 साल के बाद या 8 साल के बाद उसके पास इतना पैसा आ जाएगा कि वो डिबेंचर होल्डर के पैसे लौटा सके। पहले क्या होता था, कई कंपनियां ना डिबेंचर होल्डर को पैसे शुरू में तो इंटरेस्ट देती रहती हैं और 8 साल के बाद हाथ खड़े कर देती हैं, भाई हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी इस तरह के रूल बनाती रहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि कम से कम फ्रॉड हो, कम से कम लोगों को मतलब पैसा डूबे। तो इस तरह से गवर्नमेंट बहुत सारे एक्ट में ऐसा चलता रहता है।
तो बस हमें ये समझना है कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर में एक सिक्योर डिबेंचर है जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसमें क्या होता है, कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो एसेट गिरवी रखती है, ठीक है। एक होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर जो कोई खरीदता नहीं है जल्दी। इसमें क्या होता है, कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखा जाता। हाँ, ये कह सकती हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है अगर रखा जाए तो, ठीक है। यस पॉइंट सर। क्लियर है? अच्छा, अब हम आ जाते हैं बेटा तीसरे पे, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। देखो, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिसमें डिबेंचर होल्डरों का नाम ना रजिस्टर में एंटर किया जाता है। जैसे मान लो, अगर आप रजिस्टर्ड डिबेंचर खरीदोगी तो आप लोगों के नाम ना कंपनी में रजिस्टर हो जाएगा, फिर वो आप ही के नाम से रहेगा। ठीक है। अगर कोई मान लो वो डिबेंचर कोई दूसरा क्लेम नहीं कर सकता, वो आप उसके मालिक रहोगे। तो इसमें क्या होता है, रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिसमें डिबेंचर होल्डर्स का नाम रजिस्टर में नोट किया गया होता है, एंड कंपनी इज हाईली अपडेटेड विद दैट नेम, कीप ऑन अपडेटिंग। अगर आप उस डिबेंचर को कल को आगे लाइफ में बेचना चाहते हो तो कंपनी को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, फिर कंपनी उस पर्सन का नाम आपके नाम काट के दूसरे के नाम पे रजिस्टर कर देगी। तो ये सेफ माना जाता है। इसमें चोरी हो गई ना तो वो दूसरे को कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि आज की डेट में ये सब इरेलीवेंट हो गया है, चोरी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि आजकल क्या है, ऑनलाइन होने लगा है। पहले की मैं बता रहा हूँ, पहले ऑनलाइन तो होते नहीं थे, तो कई लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखते थे, लेकिन आजकल ये सब झंझट ही खत्म हो गया। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिसके अंदर डिबेंचर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में मेंशन किया गया होता है स्पेसिफिकली। क्लियर है? यस यस सर। सर मतलब ठीक है। डिबेंचर को हाँ, डिबेंचर सब सिक्योर डिबेंचर को नहीं करते रजिस्टर कम। देखो, जो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं उन्हीं को रजिस्टर किया जाता है। सिक्योर डिबेंचर को बेसिकली नाम से रजिस्टर नहीं किया जाता। ठीक है, आपने डिबेंचर खरीद लिया, वो अपने आप ही, इसके लिए अलग से बैंकर होता है जो आपका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है आज की डेट में। बस ये समझ लीजिए कि रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर्स हैं जिसमें डिबेंचर होल्डर का नाम रजिस्टर मतलब कंपनी के रजिस्टर में स्पेसिफिकली नोट किया जाता है। और ये डिबेंचर जब आप बेचोगे ना तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ये इनके नाम पे कर दिया जाए। और वो वाले डिबेंचर में ऐसा नहीं होता है, वो मतलब एक तरह से बियरर ही समझ लो। ठीक है, अभी बियरर डिबेंचर भी आए। ये देखो नेक्स्ट वाला वही आ गया, बियरर डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो बिना किसी के नाम के होते हैं। ये कोई भी डिलीवर कर सकता है, जैसे आप देख रही हो स्क्रीन पे, आप सब देख रहे हो ना यहाँ पे, ये क्या है, डिबेंचर्स है, आप किसी और को दे दो, दूसरा बंदा किसी और को दे देगा। तो इट कीप्स ऑन, यू कैन ट्रांसफर सच टाइप ऑफ डिबेंचर्स टू एनीबॉडी, whoever you like. Is it clear? सर इसको So नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। बिकॉज इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना, इसलिए इसको इंस्ट्रूमेंट बोलना गलत होगा। बट आप नेगोशिएबल कह सकती हो। नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल। इस देखो, मैंने आपको याद है उस दिन बोला था, बियरर बियरर चेक, चेक जो है बियरर होता है, नेगोशिएबल है, ट्रांसफरेबल है। तो इसी तरह से ये भी नेगोशिएबल कह सकती हो इसको, बट एक्चुअली में ना इसको इंस्ट्रूमेंट नहीं कहते हम। ये तो एक तरह का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो डेट को बताता है। ठीक है। यस इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। देखो, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिसमें कन्वर्ट किए जा सकते हैं इसको। अगर जैसे मान लो आप कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिए हुए हो डिबेंचर्स, तो आपको कंपनी ऑप्शन दे सकती है कि आप इक्विटी में कन्वर्ट कर लो या प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर लो। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर नाम से क्लियर हो रहा है, दीज आर दोज डिबेंचर्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी और से प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। लाइक सपोज करो किसी कंपनी ने कन्वर्टेबल डिबेंचर खरीदा, तो आपको भी पता है डिबेंचर्स इज फॉर 10 years, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 साल के लिए होता है। सपोज करो 10 years हैज कंप्लीटेड एंड कंपनी इज सपोज टू रिटर्न द प्रिंसिपल अमाउंट। लाइक कंपनी ने 1 करोड़ लिया था डिबेंचर्स के थ्रू, एंड इट इज सपोज टू रिटर्न दैट मनी, और इंटरेस्ट हर साल दे ही रही। तो कंपनी उससे ऑप्शन रख सकती है कन्वर्टेबल डिबेंचर से, जो जो द डिबेंचर होल्डर हु इज होल्डिंग दैट डिबेंचर कन्वर्टेबल डिबेंचर, company can ask him to convert those debentures into equity or preference, and if he agree to that, then the company will transfer those debentures into equity or preference, whatever he likes. इससे कंपनी को पैसे लौटाने नहीं पड़ेंगे,
और कंपनी के पास फिर नए शेयर्स भी आ जाएंगे, इक्विटी शेयर्स, और कंपनी को ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं करना पड़ेगा। इट्स वेरी गुड फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो मतलब रेज करने का एक अच्छा तरीका है। इज इट क्लियर? सर हाँ सर जो कन्वर्टेबल होता है उसमें कंपनी एसेट देती है? हाँ बिल्कुल, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में एसेट गिरवी रखे जाते हैं। देखो, जब भी कोई आपसे बोले ना कि डिवेंचर खरीदा है, दैट मीन्स वो डिवेंचर मॉर्गेज ही किया हुआ मानना, ठीक है? तो सिक्योर्ड मतलब ये डिवेंचर ही, सिक्योर्ड हाँ जी, टाइप्स है। सिक्योर्ड, एग्जैक्टली सिक्योर्ड डिवेंचर ही होते हैं। लेकिन जब आपका इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसकी वो मतलब जो आप सिक्योर्ड था वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। वो तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे ही डिवेंचर्स 10 साल के बाद आप इक्विटी में कन्वर्ट कराओगे तो आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर के राइट आ जाए, जिसमें अब आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है मॉर्टगेज नहीं होते। तो आपके पास वो जो पावर थी ना मॉर्टगेज वाली, वो खत्म हो जाएगी उसी दिन जिस दिन आपका डिवेंचर ट्रांसफर होएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास वोटिंग राइट आ जाएगी ऑटोमेटिकली। व्हेन यू आर होल्डिंग डिबेंचर्स यू आर नॉट हैविंग दैट वोटिंग राइट, बट वंस द डिबेंचर्स आर ट्रांसफर्ड इनटू इक्विटी शेयर होल्डर्स यू गेट दैट राइट टू वोट। ये सारा हो जाएगा। एंड डिबेंचर्स के ऊपर आपका फिक्स रेट हुआ करता था, अब आपके डिबेंचर बिकॉज यू हैव कन्वर्टेड इट इनटू इक्विटी शेयर्स, नाउ फिक्स रेट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन दैट। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट। इज तो इट सर हम क्लियर? अगर तो कौन सा लेना चाहिए, कन्वर्टेबल या सिक्योर? आप बताओ, अगर आपको मैं ऑप्शन दूं तो आप कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लेंगे या नॉन कन्वर्टेबल? सर इट्स अप टू यू ना, कन्वर्टेबल। ठीक है, ऐसी आपकी इच्छा हो सकती है। अभी मैं अपनी क्लास में पूछूंगा कई बच्चों से तो अभी बोलेंगे नहीं सर हम तो कन्वर्टेबल नहीं लेंगे, बेकार है। देखो अभी पूछ के बताता हूँ, निराश मत करना बेटा। देखो कई बच्चा ढूंढ रहा हूँ कौन मना करेगा। हाँ युवराज, कौन सा डिवेंचर खरीदोगे? युवराज कौन सा डिवेंचर खरीदना है? देखो गायब हो गया ना, ये यही इसी पे गुस्सा आता है मुझे। तरुण गहलोत कौन सा डिवेंचर खरीदेंगे? तरुण, ईशांत, ईशांत, उदित, रिद्धिमा। सर सर हाँ हाँ बोलो बोलो, उदित बोलो। कन्वर्टेबल खरीद देंगे। कन्वर्टेबल खरीदेंगे? तो बेइज्जती कर रहा है बेटा। ठीक है, चलो ठीक है। देखो ये तो क्या है ना, अब जैसे मान लो आपको ये है कि आपको कंफर्म है कि भाई मेरे को तो आगे आपको लग रहा है कि मैं इसी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप कन्वर्टेबल ले सकते हो क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। कल को आप इक्विटी में भी कन्वर्ट हो सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप श्योर हो कि नहीं आपको कभी इक्विटी खरीदना ही नहीं है, मैं नहीं लूंगा इस कंपनी में रिस्क कभी भी, तो आप बोल सकते हो नहीं भाई मैं इक्विटी वाला नहीं लूंगा, मैं नॉन कन्वर्टेबल लूंगा। और इस पे ना रेट भी थोड़ा अलग अलग मिल सकता है आपको, तो वो तो आपकी सिचुएशन डिसाइड करेगी कि आप कौन सा डिवेंचर लेना चाहते हो, ठीक है ना। तो कई इसमें तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, आप जो मन करे जो आपके लिए सूटेबल हो उस दिन वैसा वाला आप लेना चाहो, ठीक है। सर हाँ सर ये फिक्स्ड पीरियड के बाद इक्विटी बन जाएगा? हाँ, सर पर बन अगर नहीं जाएगा, सुनो हमें उस बन देखो ऑटोमेटिकली नहीं अगर हम बनेगा। चाहे तो हाँ अगर आप चाहोगे तो देखो अगर हम कंपनी चाहे तो ऑटोमेटिक, बिल्कुल कंपनी ऑटोमेटिकली नहीं बना सकती, आपकी हाँ जरूरी है, नहीं तो ये वायलेशन ऑफ रूल्स हो जाएगा। कंपनी आपसे पहले पूछेगी बकायदा, अगर आप कहोगे हाँ तभी सर पर जाके अगर कन्वर्ट होगा। वो जो पर्टिकुलर पीरियड है वो हाँ अगर हाँ। खत्म हो जाए तो उसके बाद हम चाहे तो इसमें रह भी सकते हैं या फिर पार भी वो कन्वर्टेबल से उसको इक्विटी भी कर सकते हैं? देखो एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल से बताता हूँ, मान लो किसी कंपनी ने डिवेंचर्स खरीदा एक बार म्यूट करो आप पहले। हाँ, अगर मान लो कंपनी ने 5 इयर्स के लिए डिवेंचर्स रेज किया, 5 इयर्स के,
और आप चाहते हो कि आपके दिमाग में ये है कि यार क्या पता अगर कंपनी 5 साल लगातार अच्छा खासा इंटरेस्ट देगी तो मैं कोशिश करूंगा इक्विटी में कन्वर्ट हो जाऊं, क्योंकि आपके ऊपर आपको भरोसा भी हो जाएगा कंपनी के ऊपर। तो आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दे दो, और जो टाइम पीरियड है पर्टिकुलर पीरियड मेरा 5 ईयर है, उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इक्विटी में कन्वर्ट करा सकता हूँ या प्रेफरेंस में कन्वर्ट करा सकता हूँ। तो ऐसे में आप कन्वर्टेबल डिबेंचर खरीद लोगे, एंड वंस द 5 years is completed, the company will ask you to convert that debentures into equity or say preference, and then you will have that option also. तो आप ऐसे में ऐसी सिचुएशन में ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कंपनी ठीक नहीं कर रही, आगे चल के खतरा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है कभी लॉस हो रहा है, तो आप बोलोगे नहीं मेरे को नहीं चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हर साल कंपनी 5 साल लगातार प्रॉफिट में रही है, तो आपके दिमाग में एक बार को ये आएगा कि यार अगर मैंने प्रेफरेंस लिया होता तो मुझे ज्यादा डिविडेंड मिलता, और कंपनी ने हर साल प्रॉफिट भी कमाया है, और मैं सेफ भी रहूंगा, क्योंकि इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स में फिक्स रेट होता है। तो आपको ये लगेगा कि थोड़ा घाटा हो गया मेरे को, चलो मैं प्रेफरेंस में कन्वर्ट करा लेता हूँ। ठीक है, तो आप प्रेफरेंस में कन्वर्ट कराने का ऑप्शन भी रहेगा। उदित अब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। सर हाँ। सर और अगर 5 साल खत्म हो जाए उसके बाद अगर हम फिर से डिबेंचर तो दोबारा 5 साल शुरू हो जाएंगे? देखो कंपनी की मर्जी, मतलब कंपनी की मर्जी है ना कि कंपनी कन्वर्ट करना चाहती है कि नहीं। क्या पता कंपनी को जरूरत ही ना हो, तो फिर क्यों कन्वर्ट करेगी, आपसे पूछेगी ही नहीं। आप जबरदस्ती थोड़ी ना बोलोगे कंपनी को कि मेरे डिबेंचर्स को कन्वर्ट करो। कंपनी बोलेगी अच्छा आपके डिबेंचर हमने 5 years के लिए लिए थे, अब हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, और आपके 5 साल पूरे हो गए, ये लो पकड़ो अपने डिबेंचर। अच्छा चलो एक और चीज बता देते, अगर कंपनी डिबेंचर्स को रेज करती है ना, तो कंपनी के पास राइट है, अधिकार है कि वो 1 साल के बाद आपके कभी भी डिबेंचर्स को वापस लौटा सकती है। तो मान लो कि आपसे कंपनी ने 5 years के लिए डिबेंचर खरीदे, आपने बहुत सारा पैसा लगा दिया ये सोच के कि 5 साल टेंशन फ्री होगा, लेकिन 1 साल के बाद कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है, तो कंपनी दूसरे साल आपके डिबेंचर वापस कर देगी और बोलेगी टाटा बाय बाय रहो। समझ गए? आ गया समझ में? तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट है डिबेंचर लेने का, वो हम डिमेरिट में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। ठीक है सर हाँ बोलो। सर ये फिर 1 साल के बाद मतलब दूसरे तीसरे साल उल्टे दे सकती है ना पैसे? हाँ मतलब आपका प्रिंसिपल मनी दे देगी और साथ में इंटरेस्ट दे देगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें डिबेंचर होल्डर को भयंकर नुकसान होगा, झटका लगेगा जोर से उसको, या खुश हो जाएगा? खुद सोच के बताओ, चलो आप पे छोड़ता हूँ। नुकसान हो। क्योंकि ये सोच के बैठा है कि चलो मेरे को, मान लो किसी कंपनी ने 12% के डिबेंचर के हिसाब से किसी से पैसे रेज कर लिए, रेट जानबूझ के ज्यादा रखा था, 12% काफी होता है, ठीक है, 12% को कम मत मानना, क्योंकि बैंक तो 4% 5% भी नहीं देता ढंग से। तो ऐसे में क्या होगा, डिबेंचर होल्डर तो ये उम्मीद कर रहा है कि लगातार 5 साल कमाएगा, और पता चला दूसरे साल कंपनी ने डिबेंचर के पैसे वापस लौटा दिए, बोल रही है ये लो हमें नहीं चाहिए और अपना इंटरेस्ट ले लो 12%। तो कितना बुरा लगेगा उसको, लगेगा यार इतना सारा पैसा वापस आ गया, अब वो कहीं और इन्वेस्ट करेगा, तो उसके लिए एक तरह से हेक्टिक हो जाएगा ये शेड्यूल। ठीक है, यस सर। तो ये हम डिमेरिट में ये वाला पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि इसमें सर्टेनिटी नहीं होती है रिफंड की, कंपनी कभी भी पैसे लौटा सकती है, तो इसीलिए ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर प्रेफरेंस शेयर्स का देखो तो प्रेफरेंस शेयर में भी ऐसा ही हो सकता है, लेकिन इक्विटी में तो खैर होते ही नहीं है ऐसा। ठीक है ना? अब हम आ जाते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। देखो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिनको हम इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक है कि अगर ये कंपनी ने किसी को डिवेंचर दे दिया तो कंपनी के पास राइट ही नहीं है उससे कन्वर्ट कराने की, उसको बोल ही नहीं सकती कि कन्वर्ट कर ले चाह के भी। फिर आता है फर्स्ट डिबेंचर। अब बहुत कम बुकों में आपको मिलेगा फर्स्ट डिबेंचर सेकंड डिबेंचर, इसमें मैंने रख दिया है स्लाइड में। फर्स्ट डिबेंचर वो डिबेंचर होता है जो सबसे पहले मतलब दे आर रीपेबल बिफोर अदर डिबेंचर्स आर। सब जितने भी डिबेंचर्स है ना, सबको देने से पहले फर्स्ट डिबेंचर्स जिसने खरीदे होंगे उसको दिया जाता है पैसे वापस। कल को अगर मान लो पैसे लौटाने हो तो सबसे पहले फर्स्ट डिबेंचर के पैसे लौटते। ठीक है, कंपनी डिसॉल्व होगी तब, या फिर कंपनी के जो प्रिंसिपल वैल्यू है लौटाने का टाइम आ जाएगा तब, तो फर्स्ट डिबेंचर को पहले मिलेगा।
फिर आता है सेकेंड डिबेंचर। जैसे ही फर्स्ट डिबेंचर को दे दोगे सेकेंड डिबेंचर को लौटाना पड़ता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 8 टाइप्स ऑफ डिबेंचर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। किसी बच्चे को इनमें से कुछ भी अगर नहीं आया तो पूछ सकता है। सर एक बार बियरर डिबेंचर वापस से बता दो। देखो, बियरर डिबेंचर वो डिबेंचर होता है जो जिसके हाथ में डिबेंचर होगा वही उसका मालिक बन जाएगा। सपोज करो मैंने एक कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे और वो डिबेंचर है बियरर डिबेंचर, तो अगर मैं आपको दे दूं तो आप उसकी मालिक बन जाओगी, किसी थर्ड को पार्टी को आप दे दोगी तो वो उसका मालिक बन जाएगा, किसी ने चुरा लिया तो वो उसका मालिक बन जाएगा, ले जाके वो शेयर मार्केट में बेच सकता है। ये वो डिबेंचर है। रजिस्टर्ड डिबेंचर सेफ माने जाते हैं। अगर मान लो राह चलते किसी ने उड़ा भी दिया ना तो वो क्लेम नहीं कर पाएगा, डिबेंचर को बेच नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा हमारा नाम उसमें रजिस्टर्ड है। सिर्फ हम ही को मिलेगा पैसा, किसी और को नहीं मिलेगा, कोई और बेच भी नहीं सकता। बात समझ में आ गई? अगर कोई बेचेगा तो हमारे अकाउंट में पैसा है। यस सर। थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहता है रजिस्टर्ड डिबेंचर, और कुछ नहीं, लेकिन रेट सबके थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। टाइप्स ऑफ डिबेंचर अब तो नहीं भूलोगे ना कभी? नो सर। बढ़िया। चलो तो आकाश बताएंगे बेटा कौन सा डिवेंचर आपको सबसे बढ़िया लगा। अगर आपको खरीदना हो तो कौन सा डिवेंचर पे सबसे पहला हाथ साफ करो। आपका फेवरेट डिवेंचर कौन सा लगा है? अगर आपको कभी मौका मिला खरीदने का, आगे चल के जॉब करोगे तो कौन सा खरीदोगे? सर कन्वर्टेबल डिबेंचर। वेरी गुड। चलो ठीक है, फिर आप मतलब ग्रोथ चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई दोनों तरफ हाथ रहे, हाथ दोनों, मतलब ये रहे कि भाई अगर मैं मान लो कंपनी ठीक ठाक चली तो आप अपना दूसरा ऑप्शन भी ओपन रखना चाहते हो कि आप कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट करो। ठीक है, इस तरह से होता है, हर एक का ना अपना मतलब व्यू हो सकता है इस तरह से। उदित, आपको कौन सा सही लगा डिवेंचर? उदित क्लास में हो बेटा? अनम्यूट करके बताओ। चलिए ठीक है, अब हम नए टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिवेंचर वी हैव कंप्लीटेड। ओके, नाउ वी मूव फर्दर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स और फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत अच्छा तरीका है पैसा रेज करने का। कंपनी काफी अच्छा मानती है इसको, लेकिन इसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है, तो डिटेल में हम जानेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग होती क्या है। देखो, सबको पता है कि जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसमें से कुछ हिस्सा हर साल रिजर्व्स में भेज दिया जाता है। हर एक कंपनी का एक रूल होता है। आप देख रहे हो ना डायग्राम में, ये सारा प्रॉफिट है, इसमें से जो भी आप ये ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हो ये रिजर्व के लिए रख से देती है कंपनी। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इट कैन बी रिटेन्ड और री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर इट्स मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन। बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए रिटेन मतलब मॉडर्न बनाने के लिए कुछ पैसे बिजनेस में से निकाल के रखा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो हम री इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा प्रॉफिट में बिना बांटे जो बच जाता है उसको हम री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छा सोर्स है बिजनेस का। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो रिटेन अर्निंग यही होता है, जो प्रॉफिट आप बच जाता है लास्ट में डिविडेंड वगैरह देने के बाद, उस पैसे को हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। इसको हम दोबारा से बिजनेस में लगा सकते हैं। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. अब देखो इसके कुछ मतलब कुछ क्या इसके बहुत फायदे हैं। जो मेन फायदे हैं वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला फायदा तो ये है कि इट इज मोर डिपेंडेबल देन एक्सटर्नल सोर्सेस। ये ना बहुत ज्यादा डिपेंडेबल माना जाता है, मतलब इस पे आप आंख मूंद के विश्वास कर सकते हो। सबसे पहला फायदा ये है कि इसके ऊपर आपको कोई एसेट भी नहीं गिरवी रखना पड़ता, डिविडेंड नहीं देना पड़ता, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, तो हर किसी को अच्छा लगेगा। तो ये वो पैसा है जो एक्सटर्नल सोर्सेस के मुकाबले बहुत ज्यादा आप इस पे विश्वास कर सकते हो, क्योंकि ये अपना घर का खुद का पैसा होता है कंपनी। नंबर 2, नो डिविडेंड इज टू बी पेड। जैसे कि मैंने आपको बताया रिटेन अर्निंग पे आपको डिविडेंड नहीं देना पड़ता, तो ये बहुत ही एडवांटेज सिचुएशन।
आपको प्रॉफिट में से कुछ भी हिस्सा देने की जरूरत नहीं है, तो वन ऑफ द मेरिट हो गया ये। तीसरा, नो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स सच एज प्रोस्पेक्टस, एडवर्टीजमेंट्स एक्सेट्रा। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कंपनी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स रेज करती है तो उसको मार्केट में प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ता है, एडवर्टाइज करना पड़ता है, और ये बहुत ही महंगा पड़ता है। ठीक है, मतलब आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। सपोज करो आप रजिस्टर्ड डिबेंचर भी देते हो, तो रजिस्टर्ड डिबेंचर में यू विल हैव टू मेंटेन लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव टेकन डिबेंचर्स, तो ऐसे में आपको बहुत खर्चा पड़ता है। तो इसमें अच्छी बात क्या है रिटेन अर्निंग में, कि आपको पैसा रेज करने के लिए अलग से आपको खर्च नहीं करना पड़ता, चाहे वो प्रोस्पेक्टस हो चाहे दूसरे तरह के एडवर्टीजमेंट्स हो। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, नो शेयरिंग ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। देखो रिटेन अर्निंग में ना कोई भी ओनरशिप शेयर नहीं करता। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करते हैं, तो जब कंपनी रेज करती है इक्विटी शेयर्स, तो ओनर्स, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, दे ऑटोमेटिकली बिकम ओनर ऑफ द कंपनी एंड दे हैव द राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस, लाइक दे हैव वोटिंग राइट्स एंड दोज पीपल आर सेलेक्टेड एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर बन जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना कंट्रोल दिखाने लगते हैं कंपनी में। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को धमकाने लगते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कई बार तो हटा भी देते हैं, तो उनका कंट्रोल हो जाता है। उनके वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डरना पड़ता है और डिसीजन में फर्क आता है। तो अगर आप रिटेन अर्निंग रेज कर रहे हो, इफ यू आर रेजिंग मनी थ्रू रिटेन अर्निंग्स, देयर विल बी नो शेयरिंग ऑफ ओनरशिप एज वेल एज कंट्रोल। तो ना तो कंट्रोल कोई दूसरा बाहर का आदमी आएगा आके बनाएगा, ना कोई मालिक बनेगा अलग से। पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ, नो सिक्योरिटीज नीडेड। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है, ये वो पैसा होता है जो प्रॉफिट में से निकाल के रखा जाता है बिजनेस के अंदर। तो इसके लिए आपको कोई चीज को गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कोई आपको सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं। जब आप डिबेंचर्स लेते हो तो मैंने बार बार बोला है कि इसमें आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, गिरवी रखना पड़ता है एसेट वगैरह। इसमें अच्छी बात क्या है कि आपको एसेट वगैरह गिरवी रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो इट इज वेरी गुड सोर्स, बहुत अच्छा माना जाता है। और सिक्स्थ पॉइंट आता है, इट मेक्स कंपनीज फाइनेंशियली स्ट्रांग। कंपनी को ना मजबूत बनाता है। अगर कोई कंपनी अपने रिटेन अर्निंग के पैसे निकाल निकाल के बिजनेस में लगाती जाए, एक्सपैंड करती जाए, तो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग मानी जाती है, क्योंकि ये लायबिलिटी तो है नहीं कंपनी के लिए, ये वो पैसे हैं जो आपने अपने ही प्रॉफिट में से निकाल के लगा दिया। तो इससे लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है और फंड्स भी बढ़ता जा रहा है कंपनी। तो इट इज वेरी गुड फॉर द कंपनी, बहुत अच्छा माना जाता है इसको। मतलब माना जाता है कि जो कंपनी अपनी रिटेन अर्निंग में से ज्यादा पैसा लगाएगी, वो अंधाधुन मतलब बेहतरीन कंपनी मानी जाती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगर आप बहुत ज्यादा पैसा निकाल के लगाने लगोगे ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर नाराज हो, वो अभी हम पढ़ेंगे डिबेंचर इसमें डिमेरिट्स में। ये बताइए 6 पॉइंट्स क्लियर हो गए सब बच्चों को? Sir, एक बार थर्ड पॉइंट Yes, sir. रिपीट कर दो। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट में ये है ना कि नो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड सच एज प्रोस्पेक्टस एडवर्टीजमेंट। क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक कंपनी है, उसने 2000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जिसमें से उसने इक्विटी दिया, प्रेफरेंस के ऊपर डिविडेंड दिया, इक्विटी पे दिया, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट दिया, लोन ले रखा था उस पर भी इंटरेस्ट दिया। ऐसे करते करते उसके 1200 करोड़ खत्म हो गए। अब कितने बच गए? 2000 प्रॉफिट कमाए थे, उसमें से 1200 का उसने डिविडेंड और इंटरेस्ट बांट दिया। अब कितने बच गए बेटा उसके पास? 800 600. अब 800 है 600 ना, 800 1200 बांटे ना, तो 800 बच गया। अब 800 करोड़ को अगर वो मान लो बिजनेस के अंदर वापस लगाती है, तो क्या इसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा? क्या उसके लिए एडवर्टाइज करना पड़ेगा उसको, या आराम से उसी पैसे को निकाल के बिजनेस में लगा सकती है? तो आंसर है सर, आराम से लगा सकती है। इसके लिए इसको मार्केट में शेयर भी इशू नहीं करना है, कोई टेंशन भी नहीं लेना है, सेबी के पास भी कोई चीज ऐसा इस तरह का भेजना नहीं पड़ेगा, तो उसका फिजूल का खर्चा बच जाएगा। तो वही चीज इसमें बताया है, इसीलिए ये एडवांटेज है। पॉइंट क्लियर है? यस सर। और कोई पॉइंट किसी सर बच्चे को? हाँ। ये जो कंपनी के मालिक होते हैं, तो वो अपना हम्म। शेयर खुद खरीद सकते हैं? अपना शेयर खुद खरीद सकते हैं मतलब? ये सर जो कंपनी का मैनेजर है उसने शेयर वो करे अच्छा मार्केट में, अच्छा। तो वो अपना शेयर खुद खरीद सकते हैं?
देखो अगर वो कंपनी का मैनेजर है ना बेटा, तो वो एम्प्लॉई है। मेरी बात समझ रहे हो आप? यस सर। हाँ, तो अगर वो एम्प्लॉई है तो वो अपने शेयर्स कंपनी में से तो खरीद ही सकता है, स्टॉक एक्सचेंज। उसमें कोई मनाही थोड़ी ना है, आप खरीदो और शेयर। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली शेयर होल्डर ही तो होते हैं, ये क्यों भूल जा रहे हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाता है हमारे और आप जैसे लोगों को ही। जैसे मान लो आप कल को बहुत अच्छा कमाते हो या आपकी कोई खुद की बिजनेस है, तो आप बहुत सारे शेयर्स खरीदना चाहोगे। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी कंपनी के बहुत ज्यादा शेयर खरीद लेते हो, तो आप उस कंपनी के ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाओगे। तो आपके पास बहुत ज्यादा होल्ड आ जाएगा, तो कंपनी आपको एनुअल जनरल मीटिंग में बुलाना शुरू करेगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा शेयर्स खरीद चुके हो उसको। तो ऐसे में क्या होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ना, शेयर होल्डर्स, वो आपको एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। कंपनी आपको नॉमिनेट कर सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए। और अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ ठीक है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तो आपको कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनवा सकती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ठीक है। सर। यस सर। और ना एक चीज और बताऊं, आप जरूरी नहीं है कि एक ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनोगे। आप एक से ज्यादा कंपनी के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो। डायरेक्टर भी कई तरह के होते हैं। ठीक है। जैसे एक डायरेक्टर का मैं बताता हूँ, एक डायरेक्टर होता है नॉमिनी डायरेक्टर। कौन? क्या बोला नॉमिनेट मैंने? डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर। देखो इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। वैसे आपके सिलेबस से काफी अलग हटके है, एमकॉम बहुत हायर स्टडीज में पढ़ोगे। अ, हाँ हाँ, जो नॉमिनी डायरेक्टर होता है ना, जैसे मान लो किसी कंपनी ने लोन लिया, डिबेंचर्स के थ्रू लोन लिया किसी बैंक से। तो बैंक बड़ा बदमाश रहते हैं, बैंक वाला बोलेगा अच्छा सर कितना लोन चाहिए आपको? आपने बोला भाई हमें ना 5 करोड़ लोन चाहिए। तो बैंक बोलेगा अच्छा ठीक है 5 करोड़ लोन ले लो, लेकिन हमारी एक कंडीशन है। आप बोलोगे क्या कंडीशन है? बोलेगा देखो लोन हम दे तो देंगे, लेकिन ना बदले में ना हमारा एक आदमी आपका डायरेक्टर रहेगा। अब कंपनी फंस जाती है, कंपनी बोलती है यार ये तो अच्छी बात है। मतलब बोलेगा कि नहीं, हम चाहते हैं कि आपकी कंपनी में क्या क्या हो रहा है हमें भी पता होना चाहिए। कल को हमारे पैसे डूब गए तो हम क्या करेंगे? तो आप मजबूरी में बोलोगे ठीक है बना दो भाई डायरेक्टर। किसको बना रहे हो? तो कंपनी जो बैंक है वो एक नॉमिनी को, अपना रिप्रेजेंटेटिव जो होगा, उसको बोलेगा हम नाम दे रहे हैं इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, आप बोल दो एनुअल जनरल मीटिंग में, और आपके मेंबर्स इसको चुन लेंगे। तो उसको चुन लिया जाता है, उसको बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। क्या बोलते हैं? नॉमिनी डायरेक्टर। हाँ, अब ये बड़ा स्पेशल डायरेक्टर होता है, इसके पास पता है रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। मतलब किस तरह की, अगर कल को कंपनी, मान लीजिए किसी कंपनी ने किसी से चेक लिया और चेक डिसऑनर हो गया और इसने भर रखा है, तो भी ये लायबल नहीं होगा। अगर कंपनी ने किसी से, मतलब कंपनी फ्रॉड भी करती जाएगी ना, तब भी नॉमिनी डायरेक्टर साथ बच जाता है, बोलता है मैं तो नॉमिनी हूँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं तो डायरेक्टर तो हूँ, लेकिन भाई मैं ये सबसे मतलब नहीं रखता। तो आप आगे चल के पढ़ोगे कई तरह के डायरेक्टर होते हैं। ठीक है। कई कंपनियों में तो जो ये मैंने बताया था ना कि ये जो अपने क्रिकेटर हैं, एक दो तो क्रिकेटर भी डायरेक्टर मिलेंगे आप। जैसे ये आप नेट पे सर्च करना पड़ेगा। अब जैसे ये कौन है, ये धोनी पक्का डायरेक्टर होगा कहीं ना कहीं, ढूंढे नेट पे। यस सर। चलो एक बार ढूंढ ही लेते हैं, जब इतना ही ढूंढ रहे हैं तो। महेंद्र सिंह धोनी नाम है ना? यस सर। Yes, sir. Yes. चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, विच क्रिकेटर इज डायरेक्टर इन द कंपनी। विच क्रिकेटर किसी क्रिकेटर का मैंने पढ़ा था, दिमाग से उतर रहा है, ये सब क्या आने लग गया। ये तो क्रिकेट में ही है। ढूंढ रहा हूँ, टेंशन मत। ये तो क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर है, इनका नहीं चाहिए मेरे को। छोटी मोटी कंपनियों में बेटा डायरेक्टर रहता है थोड़ा सा। कई बार कंपनियां ना, मतलब इतना ओपनली आपको इसमें जल्दी मिल तो जाना चाहिए, बट देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा।
विच क्रिकेटर इज डायरेक्टर इन पब्लिक कंपनी लिखता हूँ, चलो देखते हैं। मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भाग जाएंगे यहाँ से हम लोग, ठीक है। 4 companies that are backing a range of sports apart from cricket. सचिन तेंदुलकर होगा जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में डायरेक्टर। टाइम लगेगा बेटा इसमें, कल मैं बताता हूँ, ठीक है, आप भी ढूंढिए। ऑक्सीजन रियली सितंबर एंड गॉड तेंदुलकर एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ये तो एम्बेसडर का बताया। हाँ, क्या बोल रही हो? सर क्रिकेटर्स तो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होते। ओहो, अरे भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं बेटा, अब नाम भूल रहा हूँ ना मैं, गलत फिगर कैसे बताऊं। बस मुझे इतना पता है कि कोई ना कोई क्रिकेटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, 100% है। और एक मेरे को एक का पता है, बस नाम भूल रहा हूँ, बट हैं बहुत सारे, ऑलमोस्ट सब होंगे कहीं ना कहीं, छोटी मोटी कंपनियों में तो होंगे ही। हाँ बोलो। सर एक बार आपने विराट कोहली बताया था। हाँ तो विराट कोहली होगा, तब हाल फिलहाल में पढ़ा होगा मैंने, अगर आपको याद है तो फिर अच्छी बात है। सर आपने एम्बेसडर बताया था। एम्बेसडर तो है ही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होते हैं बेटा कंपनी, ठीक है। क्रिकेटर्स कोई भी हो सकता है, पैसा होना चाहिए बस, ठीक है। कई बार तो कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसलिए भी बना देती है कि हु अल्लाह रहेगा, थोड़ा नाम रहेगा, ठीक है, और क्या चाहिए, क्योंकि आप कई कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रह सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, यस। चलिए ठीक है। अब तुम लोग बनो ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनका क्या है क्रिकेटरों का, इनको तो बहुत पैसा मिलता सर है। हाँ, रील्स में दिखा रहे हैं विराट कोहली डायरेक्टर है। किस में दिखा रहे हैं बेटा? नेट पे देख रहे बीएससी हो? डिजिटल। यस सर। आपको रिप्रेजेंटेटर बना रहा हूँ, देखो दिखा दो एक बार, स्क्रीन पे शेयर कर देना। क्या नाम है? सर वंश। वंश, एक बार ट्राई मार रहा हूँ। फोन पे चला रहे हो, किस पे चला रहे हो? सर फोन पर। भेज रहा हूँ। शेयर करो जरा तो, अगर आपको आ जाए। मेरी आवाज तो नहीं जा रही होगी अब स्टूडेंट्स? सर आ रही है। आ रही है। अरे सर आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, ये स्टूडेंट दिखा रहा है, अब मैं नहीं दिखा रहा। हाँ बेटा, ये देखो ढूंढ निकाला, गुड। थोड़ा और स्क्रॉल करो बेटा, स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल रखो। हाँ ये देखो, विराट कोहली डायरेक्टर, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, हम समझ गए। अब विराट कोहली November 2, 2020, विराट कोहली इज अ डायरेक्टर पार्टनर रजिस्टर्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। अब तसल्ली हो गई। इसका डिन नंबर नोट कर लो बेटा सब। हर एक डायरेक्टर का ना एक डिन DIN होता है, पता है क्लास? यस। यस। और इसका डिन नंबर है 69,000। आप देख लो, गिन लो, ठीक है, करोड़ों में है क्या? इससे पहले इतने सारे डायरेक्टर हो चुके हैं, 69 और लाख। सबसे पहले, हाँ तो इस इतने डायरेक्टर इंडिया में है, इससे इसका जब बना होगा ना, तब बना है इसका, देखो डेट, आज की डेट में ये है, ठीक है। अब मैं हटा दूं? यस सर। कौन था इसका कौन प्रेजेंट कर रहा, नाम भूल गया। उदित? सर वंश। वंश सर वंश वंश। वंश, हाँ समझ गया मैं, कहाँ गए भाई। उसमें आ रहा है ऑप्शन हटाने का? सर यहाँ लिखा आ रहा है, मैंने हटा दी, स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दी मैंने।
चलो ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ। तो ठीक है, इन्होंने दिखा दिया, वेरी गुड। चलिए तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इससे ही पता चल गया, मैंने वही मैं कहूँ ना कहीं तो पढ़ा है। ठीक है, अब और भी क्रिकेटर होंगे, अभी तो हमने एक ही देखा। और वन किसका डिन है पता है? डिन वन किसका है? DIN नंबर 1 किसका है रतन पता है? टाटा। रतन टाटा। वेरी गुड। इंडिया ने एक ऑनर के तौर पे इनको दिया था, क्योंकि इन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए ना। तो इंडिया ने कहा इनको ऑनर देने के लिए करते हैं। पहले डिन नंबर नहीं हुआ करते थे, आजकल डिन नंबर से बहुत अच्छा होता है। अगर आप किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाओगे तो आपको डिन नंबर दिया जाएगा। वो डिन नंबर से ही आप पूरी दुनिया में, मतलब पूरे इंडिया में आपका डिन नंबर और किसी को नहीं दिया जाएगा। तो उसी डिन नंबर से आप ट्रांजेक्शन करते हैं, साइन करोगे, जो भी मतलब ऑर्डर्स देने हैं, उस तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। क्लियर है? यस। ठीक है, तो इतना था। एक और पॉइंट देखते हैं बेटा यहाँ पे। नो सिक्योरिटी तो हमने डिस्कस कर लिया। 6 पॉइंट है, इट मेक्स फाइनेंशियली स्ट्रांग, ये भी हमने डिस्कस कर दिया। ये बहुत स्ट्रांग कर देता है, इससे कंपनी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम जाते जाते लिमिटेशन भी खत्म करके चलते हैं। देखो 4 लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन, इट में रिजल्ट इन ओवर कैपिटलाइजेशन। अक्सर देखा गया है कि जो कंपनियां रिटेन अर्निंग करती है ना, ये ओवर कैपिटलाइजेशन कर देती है। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है पैसे ज्यादा लगा देना बिजनेस में। तो जितना ये लोग ऑन कर रहे होते हैं ना, प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, मतलब उसमें ज्यादा प्रॉफिट कई बार क्या होता है, ये ज्यादा एसेट खरीद लेते हैं, ज्यादा बिल्डिंग खरीद लेते हैं, क्योंकि इनको पैसा कहीं से बाहर से तो लेना नहीं होता, किसी को डिविडेंड देना नहीं होता। तो अब अक्सर देखा गया है कि रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू ज्यादा पैसा बिजनेस फंसा देती है बिजनेस के अंदर, और इससे नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा इसका डिसएडवांटेज है, इट में क्रिएट डिससेटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर्स, जो कि मैं आपको पहले डिस्कस कर रहा था कि जब कोई कंपनी रिटेन अर्निंग ज्यादा रखने लगती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। उनको लगता है यार ये हमारे पैसे मार रहे हैं, क्योंकि अगर कंपनी रिटेन अर्निंग को ज्यादा ना रखे तो ये सारा का सारा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर डिससेटिस्फाइड, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमें हमारे पैसे मार रहे हैं लोग, इस तरह से। और तीसरा आता है नॉट डिपेंडेबल इन द ईयर ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। जिस साल प्रॉफिट नहीं होगा या कम प्रॉफिट होगा, उस साल आप रिटेन अर्निंग पे भरोसा नहीं कर सकते। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आप इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। क्या पता आपने ये सोच लिया कि आप रिटेन अर्निंग के थ्रू पैसा बिजनेस में लगाओगे, और इमेजिन करो उस साल प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो क्या कर लोगे आप? तो आप फंस जाओगे बुरी तरह से। तो इसीलिए इसको हम डिपेंडेबल नहीं मान सकते। और लास्ट वाला है इग्नोर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें क्या होता है, आप अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर रहे हो। कैसे? अगर मान लो आप प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हो तो आपके पास सही मौका होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को आप खुश कर सकते हो। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दोबारा दे सकते हो डिविडेंड। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में कि आप दोबारा से उनको दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास अच्छा खासा मौका था मार्केट में गुडविल बनाने की, लेकिन आपने बनाई नहीं, उल्टा आपने उसे रिटेन अर्निंग में डाल दिया पैसा। तो इससे आप इग्नोर कर सकते हो अपॉर्चुनिटी। तो यही पॉइंट्स है बेटा जो हमें फिलहाल करना है। अगली क्लास में हम ट्रेड क्रेडिट डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में काफी हो गया इतना। ठीक है, और इतना आप नोट्स बनाइए अच्छे से, और कोई पॉइंट डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको दोबारा आप पूछ सकते हैं। ठीक है।